डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखने वाले हैं नए एकांकी संग्रह में संकलित अगली एकांकी। नए एकांकी संग्रह अज्ञेय जी का है, इसके पूर्व बताया है। इसमें संकलित अगली एकांकी एक दिन, जिसे लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र। एक दिन में स्त्री और पुरुष के जीवन में जो बदलाव आता है और एक दिन में उनके जीवन में जो नए रंग यानी बातें आती हैं, वो बताने का प्रयास प्रस्तुत एकांकी में किया है। साथ ही साथ इस एकांकी में स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध बनता है, शिव पार्वती का वह संबंध उनके विश्वास के बल पर ही बनता है, ये बताने का प्रयास भी प्रस्तुत एकांकी में किया है। ये बताते वक्त लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने स्त्री की अस्मिता, स्त्री का स्वाभिमान या स्त्री का आत्मसम्मान भी प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ स्त्री किस प्रकार बुद्धिशाली होती है, वह किस प्रकार सहनशील होती है, या वह भारतीय संस्कृति का प्रतीक किस प्रकार होती है, ये बताने का प्रयास किया है। अर्थात यह एक स्त्री प्रधान कहानी है जो स्त्री पुरुष के संबंध को प्रस्तुत करती है। वह किस प्रकार इस एकांकी के कथ्य में हम देखेंगे। इस एकांकी के कथ्य की ओर आने से पूर्व इस एकांकी के पात्र, प्रमुख पात्र है राजनाथ, गांव के जमींदार हैं। एक जमाने में गढ़ी गांव के जमींदार रहे हैं। उनका बेटा है मोहन, उनकी बेटी है शीला और वह मोहन की बहन है। निरंजन मोहन का मित्र। स्थान है गांव के जमींदार का घर। अन्य गौण पात्र है, केवल ध्यान में रखिए, नामोल्लेख हुआ है। निरंजन के पिताजी देवनंदन चौधरी, रघुनंदन चौधरी उसके दादाजी, उसकी बहन का नाम उल्लेख हुआ है जो जिसने इंटर पास किया है, और समय है प्रातः काल का और एक ही घटना पर आधारित है। मोहन ने अपनी बहन के लिए अपने दोस्त का रिश्ता, निरंजन का रिश्ता लेकर आया है, क्योंकि निरंजन बड़े बाप का बेटा है और उसके पिताजी वकील हैं, इसीलिए वह सोचता है कि उसकी बहन सुख में रहेगी। लेकिन राजनाथ जी को यह बात पसंद नहीं आती, इसलिए दोनों के बीच थोड़ी आनाकानी होती है। यह आनाकानी या वाद विवाद से ही इस एकांकी का प्रारंभ हुआ है। किस प्रकार, इस कथ्य के अंतर्गत हम देख लेंगे। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मी नारायण जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को चित्रित किया है। शादी के पहले स्त्री पुरुष दोनों अलग व्यक्ति होते हैं। दोनों के बीच रुचि भेद, बुद्धि भेद भी होता है, परंतु शादी के बाद वह दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं। पर वही एक दिन जो स्त्री पुरुष के संबंधों को नया रूप देता है, वह दिन है जब पुरुष कन्या का दान मांगता है। उस दिन के पहले दोनों का जीवन अलग होता है और उस दिन के बाद भी दोनों का जीवन अलग होता है। वही एक दिन है जिस दिन में पुरुष कन्या का दान मांगता है, उसी दिन में दोनों के जीवन में परिवर्तन आने लगता है, अर्थात दोनों का जीवन पूर्णतः बदल जाता है। इसके साथ हमारी संस्कृति में पुरुष ही कन्या का दान मांगता है, इसीलिए उसके जीवन में वह सबसे बड़ा धन होती है, ये बताने का प्रयास भी प्रस्तुत एकांकी में किया है। इसी विश्वास पर ही दोनों का जीवन सुख और संतोष से भरा रहता है। यानी कन्या का दान मांगने का अधिकार पुरुष को है, वह कन्या का दान मांगता है, और जब वह कन्या का केवल दान नहीं मांगता, जब वह दान उसे मिलता है, दान उसके लिए सबसे बड़ा दान होना चाहिए, सबसे बड़ा धन होना चाहिए, यानी उसने विश्वास रखना चाहिए और दोनों का रिश्ता विश्वास से जुड़ जाना चाहिए, तब जाकर दोनों के बीच गहरा संबंध बनता है। अतः इसके माध्यम से मिश्र जी ने स्त्री अस्तित्व तथा उसके आत्मसम्मान को भी चित्रित किया है। स्त्री का एक अस्तित्व है, उसका आत्मसम्मान है, पुरुष उसका दान मांगता है और वह दान उसके लिए सबसे बड़ा होता है, यह बताने का प्रयास किया है।
शादी के पहले शिव पार्वती अलग अलग होते हैं, लेकिन शादी के बाद जब उनके बीच गहरा विश्वास पनपता है तब शिव और पार्वती एक ही बन जाते हैं। दोनों के शरीर अलग नहीं होते, एक ही बन जाते हैं। दोनों मन से एक बन जाते हैं। उनकी सोच, उनकी बुद्धि, उनके विचार सब कुछ एक हो जाता है, जैसे शिव पार्वती का अर्धांग रूप है। इस प्रकार बताने का प्रयास इस एकांकी के माध्यम से लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने किया है। देख लीजिए कहानी का कथ्य। एकांकी का प्रारंभ पिता राजनाथ और उनका बेटा मोहन के संवादों से हुआ है। मोहन अपनी बहन के लिए अपने नैनीताल के दोस्त का रिश्ता लेकर आता है। इतना ही नहीं तो वह आधुनिक विचारों वाला होने के कारण वह दोस्तों को अपनी बहन को दिखाने के लिए अपने गांव बुलाता है। यह बात पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती, कारण उन्हें लगता है कि शादी के पहले लड़की को देखने वाला लड़का असभ्य कहना चाहिए। शादी के पहले लड़के ने लड़की को देखना, उसी नजर से देखना। शादी के बाद जो जिस नजर से अपनी पत्नी को देखने वाला है, उस नजर से अगर वह शादी के पहले लड़की को देखना चाहता है, यह बात उनकी दृष्टि से असभ्य है और लड़कियों के आत्मसम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। लड़कियों का भी कोई आत्मसम्मान है, उसकी भी कोई चाह है, वह चाहती है क्या इस प्रकार की बातें हो, ये भी सोचना चाहिए। इसलिए राजनाथ थोड़ा अपने बेटे पर क्रोधित हो गए हैं, परंतु मोहन को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। वह कहता है कि इसमें क्या गलत है, अगर लड़का जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता है उसे पहले मिले, देख ले, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लड़कियों का भी एक जमाने में स्वयंवर होता था, परंतु राजनाथ कहते हैं स्वयंवर में भी लड़कियों का वर कौन चुनता था। यानी स्वयंवर में आप सब जानते हैं कि स्वयंवर में एक शर्त रखी जाती थी, जो लड़का शर्त जीतता था उसे ही वह लड़की अपना वर चुनती थी। यानी स्वयंवर प्रथा में भी अलग बात है, लड़की नहीं चुनती थी, पहले उसके लिए कोई शर्त परीक्षा होती थी। ये बताने का प्रयास राजनाथ करते हैं। फिर भी मोहन को लगता है कि शीला उस घर में सुखी होगी, कारण निरंजन के पिता नैनीताल के सबसे बड़े वकील हैं। नैनीताल के सबसे बड़े वकील का बेटा है निरंजन, इसीलिए उस घर में सुखी रहेगी। साथ ही साथ निरंजन के घर में सारा वातावरण बिल्कुल अच्छा है, माहौल अच्छा है। वो उनके घर गया था, उसकी बहन के साथ मिला था, वहां उसे कुछ भी अटपटा सा नहीं लगा। पर मोहन किस सुख की बात कर रहा है, ये बात राजनाथ जी के समझ में नहीं आ रही, कारण मोहन को ये बात पता नहीं है। वह बताने का उसे प्रयास करते हैं कि एक समय उनके पिता गढ़ी के जमींदार थे और निरंजन के पिता देवनंदन चौधरी के पिता रघुनंदन चौधरी उनके मुंशी थे। अर्थात राजनाथ के पिताजी के यह आश्रित थे। एक जमाने में निरंजन के पिता आश्रित थे, आज उनके पास धन दौलत है, आज इनके पास धन दौलत नहीं है। यानी किस सुख की बात कर रहा है मोहन, धन आज है तो कल नहीं है, ये बताने का प्रयास अपने बेटे को कर रहे हैं। उस समय वह बताना चाहते हैं कि धन की लालच में आकर अपनी बहन को वह इस प्रकार अंधेरे में ढकेल न दे, यह बताने को प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो इनके घर में हुआ है वो उनके घर में हो सकता है। इसीलिए राजनाथ को लगता है अगर मनुष्य को देखना है तो धन से न देखकर उसकी प्रतिष्ठा से न देखकर, यानी धन और प्रतिष्ठा से अलग कर वो मनुष्य किस प्रकार है, उसका स्वभाव किस प्रकार है, उसका आचरण किस प्रकार है, यह देखकर रिश्ता तय करना चाहिए। यह बताने का प्रयास वो अपने बेटे को करते हैं। यह बात निरंजन को भी महसूस होने लगती है, मोहन को महसूस होने लगती है अपने पिताजी क्या कह रहे हैं। इसीलिए वो उस पर सोच रहा है, उसे अपने गुणों से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा राजनाथ जी को लगता है। मनुष्य की धन और प्रतिष्ठा अलग कर मनुष्य के गुणों से परख होनी चाहिए,
तभी जाकर रिश्ता सही बनता है, बताने का प्रयास राजनाथ अपने बेटे मोहन को करते हैं। और आज निरंजन और शीला के संस्कारों में भी काफी अंतर है। संस्कारों की जड़ें नहीं उपड़ी जा सकती, जो जड़ें हैं, जो संस्कार हैं, वह कभी उपड़े नहीं जा सकते, इसलिए दोनों के बीच बन सकते हैं ऐसा राजनाथ को नहीं लगता। इसी कारण निरंजन के धन से शीला सुखी होगी, इस पर राजनाथ जी का विश्वास नहीं है, उन्हें संशय है। वैसे तो वो भाग्यवादी है, उन्हें लगता है कि जब शादी होने वाली है तब शादी होगी, जिसके साथ होने वाली है, जब होने वाली है तब शादी शीला की होगी। ऐसे जानबूझकर शादी तय करना, धन और प्रतिष्ठा देकर शादी तय करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पर इनका विश्वास नहीं है। गुण देखने चाहिए और संस्कारों के बीच जो अंतर है यह भी देखना चाहिए, तभी जाकर वो शादी आगे सफल होती है, ऐसा उन्हें लगता है। परंतु निरंजन का इस तरह उसे देखने के लिए आना उन्हें पसंद नहीं है। इसी कारण दोनों पिता पुत्र में थोड़ी आनाकानी होती है और इस आनाकानी के बाद मोहन को थोड़ा महसूस हो रहा है कि उसकी गलती हो गई है। तब मोहन निरंजन को वापस जाने के लिए कहेगा, ऐसा कहता है। तब मोहन को वो रोकते हैं और वह कहते हैं कि मेहमानों का ऐसा अपमान करना ठीक नहीं है। अब वो हमारे घर में आया है, वह हमारा मेहमान है। वह शीला को बुलाने के लिए कहते हैं। वैसे तो वो भाग्यवादी है, उन्हें लगता है जब शादी होगी तब होगी। वो शीला को निरंजन के साथ बातें करने के लिए कहते हैं और शीला भी निरंजन के साथ बातें करने के लिए तैयार होती है। उसे अपने पिता की आंखों के आंसू दिखाई देते हैं। वह अपने पिता के आंखों में आंसू देख नहीं सकती, वह निरंजन के साथ बातें करने के लिए तैयार होती है। तब वह निरंजन के साथ बातें करती है। उस वक्त शीला बेझिझक निरंजन से बातें करती है। इसके पहले निरंजन से उसने एक भी बात नहीं की थी। निरंजन ने कितनी बार उसे बुलाया, उससे पानी मांगा था। जो नौकर का काम है वह शीला को बताता, लेकिन शीला उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। निरंजन सोचता है देहाती लड़की है, लजाती होगी, परंतु आज वह निरंजन के साथ अपनी मन की सारी बातें कहती है। स्त्री पुरुष के कौन से गुणों पर प्रेम करती है बताती है। उसका अव्यक्त प्रेम या उसका विश्वास, यह बात वह निरीक्षण करती है और वह देख सकती है कि इस व्यक्ति को अपने प्रति क्या लगता है, वो महसूस कर सकती है। सारी बातें दोनों के बीच होती है और वह निरंजन को अपना मत बताती है। निरंजन को पसंद करने लगी है, निरंजन से पसंद है, कारण निरंजन को नींद नहीं आती, वह शीला के बारे में सोचता है, ऐसा शीला को लगता है। इस प्रकार वह निरंजन को पसंद करने लगती है। परंतु हमारी संस्कृति में पुरुष ही कन्या का दान मांगता है, इसीलिए यह बात उसे ही पिताजी को करनी पड़ेगी, कहनी पड़ेगी। अतः उस एक दिन में निरंजन का जीवन बदल जाता है और निरंजन और शीला के बीच गहरा संबंध निर्माण होता है। कारण शीला की बातें सुनकर, शीला के विचार सुनकर निरंजन को लगता है शायद हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। इस प्रकार इस एकांकी का कथ्य यहाँ समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।